बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो कुछ लंबी बन जानी है, इसलिए मैं आवाज को स्लो रखूंगा ताकि मेरा गला ना बैठ जाए जल्दी। क्योंकि पर्सनल दो चार भाइयों ने सवाल कर लिए, उनको लेके फिर ग्रुप में मैसेज ज्यादा हो गए और उस टाइम ही मैंने कुछ नोट्स लिख लिए अपने पास के, जो चीजें रात को इंक्लूड करनी है वीडियो में। और उसके बाद जो आज इंडेक्स के साथ हुई वो भी ऐड कर लें तो लगता है कि वीडियो लंबी हो जाएगी। पहले इंडेक्स को देख लेते हैं। तो KSE 100 इंडेक्स का जो आज का हाई था वो तकरीबन ऑल टाइम भी हाई था, जो कि 67,093 पे था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 667 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद जो इंडेक्स का लो है वो 64,427 पे है, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 2000 पॉइंट लूज किए थे। उसके बाद इंडेक्स की अगर क्लोजिंग देखें तो वो 65,280 पे है, जिधर इंडेक्स ने 1146 पॉइंट लूज किए हैं। उसके बाद अगर इंडेक्स की लो से लेके क्लोजिंग तक बात करें तो इंडेक्स ने अपने ही लूज किए हुए 854 पॉइंट रिकवर किए हैं। उसके बाद ओवरऑल वॉल्यूम देखें तो 677 मिलियन के एक अच्छे वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं KSE 100 इंडेक्स में। ग्राफ में आपको नजर आ रहा होगा कि कैसे करेक्शन आई इंडेक्स में, और इंडेक्स ने एक डिप ली, अपनी 2000 पॉइंट लूज किए और उसके बाद रिकवरी बनाई। आगे जाने से पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि वजूहात क्या थी जिनकी बिना पे ये ऐसा सारा सिनेरियो बना आज इंडेक्स का। तो मैंने बहुत कोशिश की ढूंढने की कि कहीं से कोई न्यूज मिल जाए जिससे पता चले कि आज ये पैनिक सेलिंग क्यों हुई। सबसे पहले अगर डॉलर एक्सचेंज रेट देखें तो वो भी कल के मुकाबले में कम हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ। तकरीबन 17 पैसे मेरे ख्याल से जो है वो एक्सचेंज रेट नीचे गया है कल की निस्बत। उसके बाद दूसरी न्यूज देखें तो सऊदी अरामको के बाद एक और कंपनी है जो पाकिस्तान में 10 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी कर रही है, ये भी एक पॉजिटिव न्यूज है। उसके साथ साथ कुछ और न्यूज़ें भी चल रही थी। मुझे पर्सनल मैसेज आ रहे थे कि एक भाई ने मुझे मैसेज किया, वो जो आज इंडियन पार्लियामेंट में वो एक हमला हुआ है उसको लेके कि इसकी वजह से सेलिंग आई। तो देखा जाए तो वो भी ऐसी वजूहात नहीं थी इसकी, क्योंकि अगर वो वजह होती तो सबसे पहले वो वजह तब बननी थी जब इंडिया पाकिस्तान पे इल्जाम लगाता या कुछ ऐसा सिनेरियो बनता जिसमें पाकिस्तान का नाम आता, तो फिर सोचा जा सकता था कि वो एक सिनेरियो हो सकता है, वो एक वजह हो सकती है। लेकिन अभी वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है सारा मामला, तो उसका इंपैक्ट एज सच आना नहीं चाहिए था इंडेक्स पे। उसके बाद एक और न्यूज आई मेरे पास कि डेरा इस्माइल खान में या डेरा गाजी खान में कुछ हमला हुआ है मेरे ख्याल से पुलिस स्टेशन पे या आर्मी फोर्सेस पे। तो वो भी ऐसी न्यूज लग नहीं रही थी क्योंकि वो न्यूज कल की थी। तो कल की न्यूज का अगर इंपैक्ट आता तो फर्स्ट टाइम आ जाना था, 2-2:30 बजे जाके इंपैक्ट आना उस चीज का नजर नहीं आ रहा था। उसके बाद बाकी भी मैंने चीजें देखी हैं सारी, और भी आगे पीछे से नजर दुराई, लेकिन मुझे कोई भी वजह नजर नहीं आई। उसके बाद ये एक न्यूज थी कि जब आपका बदला रेट जो है वो 30% से बढ़ जाता है तो तब जो है इंडेक्स में 2-4% की करेक्शन आ जाती है। बदला रेट की अगर बात करें तो ये सारा सिनेरियो चलता है आपकी फ्यूचर मार्केट में और लीवरेज के जो मामलात हैं उनमें चलता है। तो उनमें अगर सेलिंग आई होगी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, और उसके साथ अगर थोड़ा सा इंडिविजुअल पैनिक हो गया हो तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी मेजर अगर देखें तो कोई न्यूज नहीं है जिसकी वजह से इंडेक्स में ऐसी करेक्शन आई या पैनिक सेलिंग आई। उसके बाद नेक्स्ट जाके फीपीलीपी देखेंगे तो कुछ चीजें क्लियर होंगी कि इंडिविजुअल्स ने क्या किया और बाकी इदारों ने क्या किया। आज WTL में सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुए 153 मिलियन के, बैंक ऑफ पंजाब में 106 मिलियन, KEL में 90 मिलियन, हास्कोल में 77 मिलियन, PTC में 62 मिलियन, कॉसम में 59 मिलियन के, टैली में 52 मिलियन, PIBTL में 50 मिलियन, PNL में 39 मिलियन और FCCL में 36 मिलियन के। FCCL ने आपको मूव भी दी और उसके बाद करेक्शन भी ली, चले इस पे लास्ट में जाके बात करेंगे। पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर को देखें तो पोल ने सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं 24, PTCL ने 19, हबको ने 19, PAEL 11, बैंक ऑफ पंजाब 10, FCCL 8, PIBTL 7, AGP 5, AICL 4, हाईनून 3 पॉइंट। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो ईफर्ट ने 82 पॉइंट माइनस कंट्रीब्यूट किए, FFC ने 78 पॉइंट, MEBL 67, TRG 67, मारी 64, OGDC 52, सिस्टम 47, BHL 41, UBL 41, MCB 36 पॉइंट। सेक्टर वाइज बैंक्स ने आज बुरी परफॉर्मेंस दिखाई और लूज किए 269 पॉइंट। फर्टिलाइजर भी नहीं चला, पिटा आज 233 पॉइंट लूज किए। टेक्नोलॉजी नहीं चला, -111 पॉइंट लूज किए। एक्सप्लोशन कंपनीज ने 93 पॉइंट लूज किए। फूड सेक्टर ने 79 पॉइंट लूज किए।
वॉल्यूम को लेकर अगर देखें तो टॉप ट्रेड सेक्टर वाइज टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुए 314 मिलियन के, बैंक्स में 161 मिलियन, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर में 122 मिलियन, पावर में 119 मिलियन, फूड सेक्टर में 77 मिलियन। कुछ भाइयों के मैसेज आते हैं एनालिसिस को लेके कि यूनिटी का एनालिसिस भेज दें या यूनिटी का एनालिसिस कैसे करना है। कुछ तो ऐसे स्टॉक हैं जिनके एनालिसिस मेरे पास होते हैं, डेली बेसिस पे आते हैं या जिनका मुझे खुद भी पता होता है, और कई स्टॉक ऐसे हैं जिनका मैंने नाम भी नहीं सुना। अब 520 कंपनियां हैं, हम तो उसमें काम करते हैं जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग हो। कई ऐसे स्टॉक हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता। ऐसे स्टॉक जिनका मुझे इल्म नहीं होता या आप उनमें काम करना चाहते हैं, तो ये एक सामने आपको एनालिसिस की वेबसाइट नजर आ रही है ट्रेडिंग व्यू की। इसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, क्योंकि ये जो इस पे फार्मूला अप्लाई किया हुआ है ये नॉर्मली आपको पेड ग्रुप वाले या दूसरा कोई बंदा नहीं बताता। तो मैंने इस पे एक डिटेल वीडियो की थी, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। जो ऐसे एनालिसिस हैं जिनमें मैं काम नहीं करता या आप उनमें ऐसी कुछ एंट्री लेना चाहते हैं, तो वीडियो नीचे लगा रहा हूं, उसमें जाके देख लें। इधर जाके आपको वो फार्मूला मिलेगा जो आपने अप्लाई करना है। तो आपके पास बाय एंड सेल के जो ये ऐसे सामने कॉल लगी हुई है, ऐसी कॉल शो होगी, ताकि वो भाई जिन्हें मुझे पूछने की जरूरत पड़ती है मुझसे पूछते हैं कि फलां स्टॉक का आपके पास एनालिसिस पड़ा हुआ है या उसका एनालिसिस कर दें, तो आप खुद भी उसका एनालिसिस ऐसे जाके देख सकते हैं। तो ये शेयर करने का मकसद ये नहीं था कि मैं आपके क्वेश्चन से तंग हूं। मुझे आप बार बार पूछें, कोई चीज समझ नहीं आती दोबारा आगे पूछें, जितना मुझे पता है मैं आपको बता दूंगा। शुक्र करें कि आपके पास मैं हूं, मेरे पास कोई नहीं था। जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था तो यकीन माने मुझे ये भी नहीं पता था कि मैंने ब्रोकर के पास अपना अकाउंट कैसे खुलवाना है। और जितने पाकिस्तान में स्कैम चलते हैं उन स्कैम्स को लेके तो मुझे किसी पे यकीन नहीं था कि हो सकता है कि मेरे को पैसे लेके ना भाग जाए, या मेरा जो डाटा है, मेरी इंफॉर्मेशन है, मेरे आईडी कार्ड की या बैंक डिटेल है या मेरी जो टैक्स रिटर्न्स है उनकी डिटेल लेके ना कोई भाग जाए। वो भी एक अलग चक्कर था मेरे साथ। तो मेरे पास ऐसा कोई बंदा नहीं था जैसे आपके पास मैं हूं। तो आप अगर मुझे कुछ पूछते हैं तो मुझे बताते हुए खुशी होती है, क्योंकि कम से कम आपके साथ वो ना हो जो मेरे साथ हुआ। और ये भी बात ध्यान में रखें कि मेरी बाइंग हमेशा आपसे महंगी होती है। मैं अगर एफसीसीएल को बाय करता हूं ठीक प्राइस पे, अगर 20 पे उसको बाय करता हूं 20 रुपए 20 पैसे पे, और मुझे पता है कि ये मेरी बाइंग ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अगर डिप में जाता है 19 से नीचे जाता है, 1980 पे जाता है, 1960 पे जाता है, तो मैं और भी कॉन्फिडेंट होता हूं कि ये और अच्छी प्राइस है। तो मैं आपको बता सकता हूं कि यार ये प्राइस 1980 की या 1960 की बड़ी एक रीजनेबल प्राइस है, इसको पकड़ लो एफसीसीएल को। हालांकि मेरी खुद की बाइंग उसकी 20 की ऊपर की है। आज भी मैंने एक भाई को बोला कि इसको पकड़ ले एफसीसीएल को 1960 पे 1980 पे ले लें, ये अच्छा मिल रहा है, अच्छे रेट पे है। उसके बाद बीजीएल का मैंने एक भाई को बोला कि इसको पकड़ लें 1050 पे 1060 तक, ये अच्छी बाइंग है इसकी। तो मेरी बाइंग आपसे महंगी होती है, मैं आपसे कम प्रॉफिट बुक करता हूं, और मेरी कोशिश होती है कि आप प्रॉफिट ज्यादा बुक करें और आपको वो रेट बताए जाएं जो कि एक अच्छे रेट है। जैसे डॉल को मैंने पकड़ा था 25 से मैंने अकुमुलेट करना शुरू किया था और 24 साढ़े 24 तक मैं गया था, लेकिन ग्रुप में से कई बंदे ऐसे हैं जिनको मैंने वो 23 में और 23.5 में बाय करवाया। तो इस चीज का शुक्र अदा किया करें कि जो मेरे पास टूटा फूटा इल्म है वो आपको देता हूं। मेरे हक में भी दुआ किया करें कि अल्लाह मुझे मेरे इल्म में और बरकत दे ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं और खुद भी उससे फायदा उठा सकूं। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि ओवरऑल आपको एक ऐसी पिक्चर दिखाई जाए जो मैं अगर हूं या ना हूं, मेरा फ्री ग्रुप चले या ना चले, आप खुद भी उससे फायदा उठा सकें। तो इसलिए ये एनालिसिस वाली वेबसाइट का लिंक लगा रहा हूं नीचे, आप खुद भी देख सकते हैं जो आपका दिल करे। फिलिपीन में फॉरेन कॉर्पोरेट्स की आज बाइंग है तकरीबन 0.4 मिलियन की। उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानी की बाइंग है 1.4 मिलियन डॉलर की। इंडिविजुअल को अगर देखें तो ओवरऑल इंडिविजुअल की बाइंग है तकरीबन 3.3 मिलियन डॉलर की। लेकिन फिलिपीन को अगर ऊपर से नीचे तक देखें तो मुझे लग रहा है कि ये जो बाइंग है इंडिविजुअल्स की ये लास्ट टाइम है। ऊपर पहले लग रहा है कि उन्होंने पैनिक होकर सेल किया और फिर नीचे आके बाइंग की। टेक्सटाइल में उनकी सेलिंग है इंडिविजुअल्स की, उसके बाद कमर्शियल बैंक्स में सेलिंग है, उसके बाद पावर जनरेशन में सेलिंग है 1 मिलियन की, उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में इनकी सेलिंग है, सीमेंट में इनकी सेलिंग है 1 मिलियन डॉलर की। और सबसे ज्यादा जो उन्होंने बाय किया है वो ऑल अदर सेक्टर को बाय किया है और टेक्नोलॉजी सेक्टर को बाय किया है। उसके बाद अगर म्यूचुअल फंड को देखें तो म्यूचुअल फंड ने कुछ भी सेल नहीं किया। टोटल म्यूचुअल फंड की आज बाइंग है, टेक्सटाइल में देख ले, कमर्शियल बैंक में देख ले,
पावर जनरेशन में देख लें, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में देख लें, सब में म्यूचुअल फंड की बाइंग है और टोटल जो बाइंग है म्यूचुअल फंड की वो $2.11 मिलियन की है। उसके बाद अगर हैवी सेलिंग की बात करें तो ब्रोकर ने हैवी सेलिंग की, कुछ भी बाय नहीं किया, और ब्रोकर की ओवरऑल अगर आप सेलिंग देखें तो तकरीबन $3.5 मिलियन की है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज की सेलिंग जो है वो भी $3.108 मिलियन की है। तो इंश्योरेंस कंपनीज और ब्रोकर को मिला के जो टोटल सेलिंग बनती है वो तकरीबन $7 मिलियन के नजदीक है। तो ऐसा कोई ऐसी वजह नहीं थी मार्केट में करेक्शन आने की। दो ही चीजें थी, एक तो मार्केट ओवरबॉट थी, उससे कुछ ना कुछ करेक्शन लेनी थी। दूसरी वो जो न्यूज बदला वाली आपके साथ शेयर की है फ्यूचर मार्केट की और लीवरेज वालों की, वो कुछ वजह बनी। और थोड़ी सी वजह इसमें ऐड कर ले इंडिविजुअल्स की पैनिक सेलिंग। उसके बाद अगर इंडेक्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो जो इंडेक्स के पास अब रेजिस्टेंस लेवल है वो 65,600, उसके बाद 65,900, उसके बाद तकरीबन 66,300 है। और जो सपोर्ट लेवल है नीचे की वो 64,800 पे है, उसके बाद 64,300 और उसके बाद 63,800 पे। नेक्स्ट अगर इंपोर्टेंट लेवल की बात करें तो चूंकि इंडेक्स के पास जो सपोर्ट थी वो 65,400 की थी और अपनी सपोर्ट के पास इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है आज 65,280 पे, 65,300 पे तकरीबन। तो नेक्स्ट इंडेक्स को 65,500 से ऊपर सस्टेन करना जरूरी है और अगर 66,000 को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो फिर आप चिल कर सकते हैं, फिर एक मोमेंटम में या एक ट्रेंड में जा सकता है आपका, जैसे पॉजिटिव ट्रेंड में आगे जा रहा था इंडेक्स। अगर 66,000 को ब्रेक करता है तो फिर उस ट्रेंड को पकड़ेगा और उधर जाके हम चिल कर सकते हैं या कुछ सोच सकते हैं न्यू बाइंग के लिए। और अगर इंडेक्स 65,400 से लेके 64,800 तक मूव करता है तो फिर हमें सोचना होगा कि जो हमारे पास स्टॉक पड़े हुए हैं प्रॉफिट में उनको रिलीज किया जाए, बल्कि जो इवन आउट पे पड़े हुए हैं उनको भी निकाला जाए। और अगर इंडेक्स 64,800 को ब्रेक करता है तो फिर इंडेक्स 63,500 के लेवल को अप्रोच कर सकता है नीचे जाके। तो अब हमें करना क्या है कल कि इंडेक्स अगर 65,200 से लेके 64,800 तक मूव करता है नीचे जाके तो फिर हमें जो स्टॉक है उनको निकालना होगा। और ये बात ध्यान में रखें कि इंडेक्स हमें एक मौका जरूर देगा सेलिंग के लिए। कल आपको बताया था स्टॉक 15 रुपए जिसने देने थे, वो सिचुएशन ही ऐसी बनी उसने 15 रुपए तो आपको नहीं दिए, लेकिन इसकी हिम्मत की दाद दे, इसका ग्राफ देखें, इतनी पैनिक सिचुएशन में भी ये अपने इसने पांव जमाए रखे, 104 पे 103 पे खड़ा रहा। बस मामूली सी इसने एक करेक्शन ली हल्की सी और फिर उसी प्राइस पे आके खड़ा हुआ जिधर ये पहले था। अभी भी स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें काम कर सकते हैं, लेकिन इसका स्टॉप लॉस जो है वो 100 या 97 पे रखें और इधर ही आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो सुबह इंशाल्लाह देखते हैं जो अच्छे स्टॉक होंगे या जिनमें काम करना होगा स्टॉप लॉस के साथ वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।